नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टेहरी दौरा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुभारंभ समारोह में होंगे शामिल। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर करेंगे स्तरीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री धामी ने जनरल बिपिन रावत की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आवास में चित्र पर किए पुष्प अर्पित। कहा, देश सेवा के प्रति उनका समर्पण हमेशा देता रहेगा प्रेरणा। देहरादून के सेराकुई में यूकेडी महिला प्रकोष्ठ का सदस्यता अभियान। बड़ी संख्या में महिलाओं ने थामा उत्तराखंड क्रांति दल का दामन। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर। लोक भवन में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया लोक पर्व फूलदेई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों संग बांटी खुशियां। पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत किए प्रस्तुत। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश अंधड़ का अलर्ट। बद्रीनाथ धाम और आसपास के इलाकों में बर्फबारी। मौसम में बदलाव ने फिर कराया सर्दी का एहसास। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद्म विभूषण से अलंकृत तथा उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले जनरल बिपिन रावत अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सेवा के प्रति जनरल बिपिन रावत का समर्पण हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका नेतृत्व, दूरदर्शिता और देश के प्रति अटूट निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई को हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों ने देहरी पर फूल चावल अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और लोकगीत प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने कहा कि फूलदेई हमारी समृद्ध लोक परंपरा, प्रेम, सद्भाव का प्रतीक है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। सेलाकुई क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई हर्षोल्लास के साथ मनाया। और वहीं देहरादून के सेराकुई क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल के महिला प्रकोष्ठ द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर यूकेडी के फायर ब्रांड नेता आशुतोष नेगी ने भी शिरकत की और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। सरस्वती विहार निगम रोड सेलाकुई में आयोजित इस कार्यक्रम में रुक्मणी सजवाण की अगुवाई में 200 से अधिक मात्रा शक्ति ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने महिलाओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए उन्हें आगे बढ़कर राजनीति में भागीदारी करने का आह्वान किया। इस अवसर पर आशुतोष नेगी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों पर भी जमकर निशाना साधा। यहाँ पे जो महिला शक्ति है उनके लिए खास तौर पे सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम था। आपने देखा होगा कि मातृ शक्ति काफी संख्या में पहुंची हुई थी
हमें लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा अगर महिला शक्ति जो है यूकेडी से जुड़ती है, क्योंकि युवा पहले से जुड़ चुके हैं और महिला शक्ति अगर जुड़ जाती है तो निसंदेह जो है सहसपुर सीट जो है जैसे आप देख रहे हैं कि काफी महिला शक्ति जुड़ रही है, ये भी यूकेडी के कब्जे में आएगी। देखिए हमने तो पहले ही कहा है कि हम कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल उत्तराखंड क्रांति दल, हमारी विचारधारा ऐसी है कि जो खनन माफिया से भी मुक्त करेगी, भू माफिया से भी मुक्त। आज यहाँ सहसपुर में हमने महिला सदस्यता अभियान किया है। रुक्मणी सजवान जी जो मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है और उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाने का निवेदन किया था। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज पछवा दून, परवा दून से काफी महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और आप खुद ही देख सकते हैं कि महिलाएं अब बहुत त्रस्त हो चुकी हैं इस प्रदेश में और अब छुटकारा चाहती हैं भाजपा सरकार से। 25 वर्ष राष्ट्रीय पार्टियों ने इस प्रदेश को जो ठगा है, जो लूटा है, जो माफिया यहाँ पर पनपे हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हैं और आज वो बदलाव चाहती हैं। लक्सर में पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य अब तक शुरू न होने पर सरकार से जवाब मांगा। आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2024 में लक्सर के रामपुर राय घाटी क्षेत्र में गंगा नदी पर पुल निर्माण की घोषणा की थी और इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने परियोजना का आकलन तैयार कर लगभग 107 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर दी, लेकिन इसके बावजूद आज तक धरातल पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार की घोषणा हो चुकी है, बजट स्वीकृत है और पूरी योजना तैयार है, तो फिर पुल निर्माण में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच राजनीतिक वर्चस्व की खींचतान के कारण यह परियोजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। यदि राजनीति के कारण पुल का निर्माण रुका है तो यह क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा अन्याय है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रामपुर राय घाटी में जल्द ही पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2024 में एक घोषणा की जाती है और घोषणा के बाद इसका पूरा वृत्त तैयार किया जाता है और इसका डीपीआर जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसकी अनुमानित लागत 107 करोड़ रुपए आकी जाती है, जिसमें 2 करोड़ 34 लाख रुपए की एक छोटी सी किस्त सैंक्शन की जाती है, छोड़ी जाती है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज वहां पर एक ईंट या एक पत्थर या एक मुट्ठी बालू का नहीं लगा। क्या कारण है कि जब वृत्त तैयार हो गया, डीपीआर तैयार हो गया, विभाग द्वारा सब चीजें कर दी गई, तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी 2 साल की कुंभकर्ण की नींद को सो गए। आगामी ईद उल फितर के पावन पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने के उद्देश्य से मंगलोर कोतवाली परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और समाज के सम्मानित लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता सीओ मंगलोर अभिनय चौधरी ने की, जबकि कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में ईद उल फितर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था, नमाज स्थलों पर व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और आपसी समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने सभी से अपील की कि त्योहार के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द की परंपरा को कायम रखते हुए किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें। ये गंगा जमनी तहजीब का कस्बा रहा है, भाईचारे की मिसाल रहा है। यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और यही इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है और बस इन्हीं बातों को लेके सभी लोग इकट्ठा हुए। असामाजिक तत्व का या किसी उसका काम नहीं था। राजभा ओवरफ्लो होने के कारण टूटा था। राजभा पहले भी टूटता है, वो बाई चांस ही रहा कि ईद से एक दिन पहले टूट गया हो, हालांकि वो कोई किसी की हरकत नहीं थी। बाकी बात हो गई है, गश्त करेंगे ईदगाह पे, 2-3 दिन तक लगातार गश्त करेंगे और उसकी जो भी होगी व्यवस्था करेंगे।
और वहीं रुड़की में पिछले 5 दिनों से जारी नगर निगम के आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर निगम सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रदीप बन्ना, मेयर, पार्षदगण, नगर निगम के अधिकारी, बड़ी संख्या में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद कई मुद्दों पर सहमति बन गई। नगर निगम प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का लिखित आश्वासन भी दिया गया। बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि वे रविवार से फिर से अपने काम पर लौटेंगे और शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुट जाएंगे। देखो, बिंदुवार सभी पॉइंट रखे गए हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा। सभी मांगों पे विचार विमर्श किया जाएगा। बिंदुवार बात हो गई है और कुछ मांगें इनकी तुरंत मान ली गई हैं। जो शासन स्तर पर होनी है वो शासन स्तर पर तय होंगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी हमारे अपने भाई हैं, हमारे रुड़की शहर के निवासी हैं और हम सब लोगों से प्यार करते हैं और किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा। हड़ताल स्थगित हुई है। हमारी लगातार माननीय विधायक जी से लगातार बात चली थी और हमारे मेयर साहब और हमारा नगरायुक्त महोदय का तो फ़ोन नहीं आया। मेयर साहब लगातार संपर्क में रहे कि किस तरह समस्या खत्म हो जाए। हमारा ये मानना है कि यहाँ 2021 से लेके अब तक 20-21 साल हो गए। स्वच्छता समिति, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कूड़ा वाहन चालक, इनको पक्का करा जाए। अच्छा, मुख्य कारण ये है कि नगर निगम रुड़की में ना तो सुविधा है और ना उपनल है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उधम सिंह नगर पुलिस ने रुद्रपुर में छापेमारी कर एनसीईआरटी की नकली किताबों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। गोदाम में करीब 20 करोड़ रुपए की संदिग्ध किताबें मिली हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को किताबों पर सरकारी मोनोग्राम नहीं मिलने पर नकली होने का शक है। मामले की सूचना एनसीईआरटी को दे दी गई है और दिल्ली से टीम जांच के लिए रुद्रपुर पहुंच रही है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा और जो तहसीलदार महोदय के द्वारा इसके गोदाम को जो तो सील तोड़ के इसकी जो है जो आकलन किया गया, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की पुस्तकें हैं, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये हमने एनसीईआरटी को भी सूचित कर दिया है। एनसीईआरटी की टीम कल पहुंचेगी। इन किताबों की ये ओरिजिनल किताबें हैं या कोई डुप्लीकेट किताबें हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी जो है इसको तय कर पाएगी। तदनुसार हम अपनी ये सारी जितनी भी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन हुई है, विभाग को भी अवगत करा देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरोचिप एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, एनसीईआरटी किताबों का बड़ा जखीरा यहाँ पर पकड़ा गया है और करीब 20 करोड़ रुपए की ये संदिग्ध किताबें बताई जा रही है। क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तराई वाला इलाका है उधम सिंह नगर जनपद, और उधम सिंह नगर में एनसीईआरटी की किताबों का जो नकली जखीरा बरामद हुआ है, उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा माफिया किस तरीके से हावी हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें सस्ते रेट पर उपलब्ध कराई जाती है। सरकार का सीधे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उन किताबों को स्कूलों तक सुरक्षित व्यवस्था के तहत पहुंचाया जाए। लेकिन दिक्कत तब पैदा हो जाती है जब एनसीईआरटी की किताबें भी नकली मार्केट में आ जाती है और स्कूल वाले उस पर ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि ये किताब यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी बल्कि दूसरी किताबें लगाई जाएगी। अभिभावकों को अतिरिक्त पैसा पे करना पड़ता है, जिस कारण से फिर वो किताबों का बजट औसतन अगर देखेंगे तो 6,000 से लेकर के 8,000 के बीच चला जाता है। उधम सिंह नगर में शिक्षा विभाग की जो कार्रवाई सामने हुई है उसमें एक बड़ा जखीरा नकली एनसीईआरटी की किताबों का मिला है और शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक अगर बात की जाए तो उन्होंने एनसीईआरटी को इसकी सूचना दी है और आज एक डेलीगेशन एनसीईआरटी का तो प्रशासनिक गतिविधियों को देखता है वो वहां पर पहुंचेगा और उसके बाद उसका आकलन किया जाएगा। तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 करोड़ से लेकर के भी अधिक जो रकम है उससे भी ज्यादा की ये किताबें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये उधम सिंह नगर जनपद में ही नहीं, उधम सिंह नगर के जरिए कुमाऊं और गढ़वाल यानी पूरे उत्तराखंड में एनसीईआरटी के जो बुक सेलर है वहां तक इन किताबों को पहुंचाने का मकसद था। लेकिन उससे पहले जो मुखबिर की सूचना मिली, सूचना के आधार पर इस पर कार्रवाई की गई और इस गोदाम को सील किया गया है। हालांकि अब एनसीईआरटी के जब अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे तो इस बात का आकलन करेंगे कि क्या वाकई में एनसीईआरटी की जो नकली किताबें हैं ये किस प्रिंटिंग प्रेस में छपाई गई है और किसके कहने पर या इसका किस माफिया से साठगांठ है और किस तरीके से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा था और ये कब से इस धंधे में लिप्त थे। इसको लेकर के जांच की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टि अगर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको अपने अंडर में ले लिया है और एनसीईआरटी को सूचित कर दिया है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मंगलोर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाना मंगलोर विधानसभा के लोगों पर इस वक्त काफी मेहरबान हो रहे हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने टिकोला के ग्रामीणों को खाटू श्याम के दर्शनों के लिए 4 बसें हरी झंडी दिखा करके रवाना की। ग्रामीणों की यात्रा आज यह पहली यात्रा नहीं है, अब से पहले भी करतार सिंह भड़ाना के सौजन्य से 2 बसें खाटू श्याम जी जा चुकी हैं और आज दूसरी बार फिर इस यात्रा के लिए टिकोला गांव से 4 बसें निकली हैं। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें फ्री यात्रा का अवसर मिल रहा है और वह करतार सिंह भड़ाना का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्हें फ्री यात्रा का अवसर प्रदान किया।
यहाँ से 4 बसें जा रही है करतार सिंह बढ़ाना के सोजिंदे से जाएगी, लगभग 4 बसों में देख लो 60 के लगभग होंगे एक बस में, और कुछ लोग रह भी गए। जो फ्री सेवा है इससे कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? भाई लोगों को लाभ भी मिल रहा है, कितनी भीड़ है, सब दर्शन करने जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है जी, जो बढ़ाना साहब से लोगों को ले जा रहे हैं, निःशुल्क ले जा रहे हैं, और दर्शन सब आदमी दर्शन कर आएंगे, इससे अच्छा और क्या हो। गाँव के लोगों में किस तरह से उत्साह है? बहुत तगड़ा उत्साह, देखो आप भी देखो। प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। पार्टी का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना है और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने हर पोलिंग बूथ पर लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे दलों में काम कर चुके लोगों को भी बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ा जाए। हर बूथ पर 2 से 3 हजार लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। माहौल जब बनता तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी माहौल की शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। और हमने तो अब निश्चय किया है कि पोलिंग बूथ पर दूसरे दलों में काम करने वाले कार्यकर्ता बड़ी संख्या लोगों को ज्वाइन कराएंगे। और जो लक्ष्य हमने दिया कि प्रत्येक विधानसभा को हमने 2 से 3 हजार का लक्ष्य दिया हुआ है, दूसरे दलों को लोग जोड़ना है। उसी प्रक्रिया में आज धारचूला विधानसभा में ये गति आगे बढ़ रही है। आगामी ईद उल फितर के पावन पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने के उद्देश्य से मंगलोर कोतवाली परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, समाज के सम्मानित लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता सीओ मंगलोर अभिनय चौधरी ने की, जबकि कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये गंगा जमनी तहजीब का कस्बा रहा है, भाईचारे की मिसाल रहा है। यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यही इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है और बस इन्हीं बातों को लेके सभी लोग इकट्ठा हुए। और वहीं द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्र डीडा की न्याय पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य दीपक कन्नू शाह ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, लोगों की समस्याओं को सुना। शिविर में बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड, ऑनलाइन आधार अपडेट, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि समेत अन्य जन समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। आवश्यक प्रमाण पत्र भी बनाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात ने की। आज इस बहुत इसी शिविर में 161 शिकायतें आई थी, जिनमें से लगभग 121 शिकायतों को मौके पर निस्तारण किया गया और 1860 लोगों ने इस कैंप में प्रतिभाग किया और लगभग 60 के आसपास ये आधार कार्ड का संशोधन किया गया। तो ऐसे जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो है आयोजित कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम के वजह से आज हमारे दूरस्थ क्षेत्र के कई ग्रामों के लोगों का मौके पर निस्तारण हुआ। चंपावत जिले के विकासखंड बाराकोट में पिछले कई महीनों से आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। इस गुलदार ने क्षेत्र में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और एक महिला को गंभीर रूप से घायल किया। रविवार को गुलदार के पिंजरे में फंसने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर लीसा डिपो पहुंचाया। रेंजर राजेश जोशी ने बताया कि पकड़े गए गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में अन्य गुलदारों की मौजूदगी की सूचना पर वन विभाग ने पिंजरा लगा रहने देने का निर्णय लिया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।